हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, मज़े में, लाइफ मस्त चल रही है, सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है। सारी बातें टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। इंजॉय करो, इंजॉय करते करते पढ़ो, खुशियों के साथ पढ़ो। पढ़ाई लिखाई बेटा खुशियाँ देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं, ध्यान रखना। देखो बच्चों, हम लोग 11th क्लास में आज पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो जरा बता दूं मैं आपको, ये जो टॉपिक है बेटा 11th क्लास में, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। 11th में बहुत थोड़ा सा रिलेशन दिया गया है और बहुत थोड़ा सा फंक्शन दिया गया है। रिलेशन और फंक्शन इन दोनों का डिटेल्ड जो है वो क्लास 12th में है। जैसे अब इसमें देखो बेटा कई बातें हैं। जैसे अगर आपको केवल अपने 11th क्लास के लिए पढ़ना है तो मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको आईआईटी के लिए पढ़ना है तो आप 11 के साथ साथ खास तौर पे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 11 के साथ साथ 12th के मेरे फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट अलग है। आप 11 के साथ साथ 12th के फंक्शन की भी पूरी प्लेलिस्ट आप 11th में ही कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फिर समझा रहा हूँ, समझिए क्या। अगर आपको केवल 11 के लिए पढ़ना है तो ये जो मैं 11 क्लास का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ये उसके लिए काफ़ी है ना। अगर केवल 11 क्लास पास करना है तो उसके लिए जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ काफ़ी है। और अगर आपको आईआईटी के लिए पढ़ना है तो आप 11 की ये प्लेलिस्ट तो देखिए ही देखिए, साथ में आप 12th के फंक्शन की भी प्लेलिस्ट पूरी देखिए। रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 12th बोर्ड में भी रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आईआईटी में रिलेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझो। लेकिन आईआईटी में फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप 11 के एनसीईआरटी के सवाल आसानी से कर पाएँ। अगर आपको आईआईटी के लिए चाहिए तो 12th में जाइए। 12th में मेरे फंक्शन की प्लेलिस्ट अलग है पूरी और रिलेशन की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो 12th का भी आप अच्छा होगा, खास तौर पर फंक्शन डिटेल से पढ़ लीजिए 11th में ही, तो बहुत अच्छा रहेगा हमेशा के लिए आपके, ठीक है। 12th का फंक्शन भी आप 11th में ही पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जो बना रहा हूं मैं ये केवल 11 के लिए है और एनसीईआरटी के सवालों को करने के लिए। सारी बातें मैंने आपको बता दी। 12th का फंक्शन पढ़ लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, और हाँ 12th के रिलेशन की प्लेलिस्ट मेरी अलग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। देखो ध्यान दो जरा बच्चों, क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसे पढ़ लें पहले। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब समझते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, दो चीजें। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब होता है जिनमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है ऑर्डर्ड इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर को हिंदी में कहा जाता है क्रम। क्रम का मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस का मतलब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मान लो आप जब जूते मोजे पहनते हैं तो पहले मोजे पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं, तो यहाँ पर जबकि बोलते हैं जूता मोजा पहनो, तो लेकिन पहनते पहले आप मोजे हैं फिर जूते, तो यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले आप सॉक्स पहनेंगे फिर आप शूज पहनेंगे, पहले मोजे फिर जूते, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, बात समझे ना। तो ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहां पर दो चीजों में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जब भी दो चीजों में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने पढ़ा होगा, 9-10 में ही बच्चे पढ़ते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो आपने कोई पॉइंट लिया, मान लो आपने पॉइंट लिया 1,2। अब समझो इसमें 1 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, 2 क्या है वाई कोऑर्डिनेट। तो अब 1,2 को क्या आप 2,1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 2,1 का मीनिंग अलग हो जाएगा।
तो इसमें 1 पहले है और 2 बाद में है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या है बोलो, ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आप पढ़ते हो तो उस कोऑर्डिनेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, ऑर्डर पेयर। हाँ 2 1 लिख सकते हो लेकिन वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो कोई दूसरा पॉइंट होगा। जैसे अगर P मान लो 1,2 है तो ये पॉइंट अलग हो गया। आप 2 1 लिखो, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों सेम बातें नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तो मतलब जब आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो तो कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अपनी मर्जी से नहीं, किसी को कहीं भी लिख दो। मतलब 1 अगर पहले है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 1 2 है तो अगर उसमें 1 पहले है तो पहले ही लिखना है, और 2 बाद में है तो बाद में लिखना। अपनी मर्जी नहीं है कि 2 1 पहले लिख दो ना। तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्डर पेयर है ये। देखो जैसे हम लोग सेट पढ़ते हैं, मान लो मैंने सेट लिया, सेट में मान लो मैंने 2 आइटम लिए ए और बी। अब देखो ध्यान दो, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप ए कॉमा बी को देखो बच्चों, मैं बता दूं आपको, सेट की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है। अच्छा होगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सेट पढ़ लें, क्योंकि 11th क्लास में सेट जो है वो पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है बोलो, रिलेशंस एंड फंक्शन। इसके बारे में मैंने आपको पूरी बातें बता दी अभी, ठीक है। तो बच्चों सेट में जैसे सेट ए कॉमा बी है तो इसको हम बी कॉमा ए बी लिख सकते हैं। सेट में चीज़ों को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, सेट में एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे जो हमारा सेट है वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, नॉट ऑर्डर्ड पेयर। मतलब सेट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। बस समझे? तो बस बात समझ में आ गई कि ऑर्डर पेयर का मतलब एक ऐसा पेयर जिसमें, लिख लो लिख लो लिख लो, ए पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। लिख लो, ए पेयर इन विच ऑर्डर। वैसे तो ये सब परिभाषाएं तुम्हें खुद से लिख लेनी चाहिए, और मैथ्स में बेटा कभी कोई परिभाषा पूछता भी नहीं है। ऐसा नहीं कहेगा डिफाइन ऑर्डर पेयर, मतलब समझ में आना चाहिए। समझ में आने का मतलब हम किसी को समझा पाए तो समझ में आया समझो। यानी जब हम खाली बैठे अपने मम्मी डैडी को बुलाएं, मम्मी डैडी आप बैठिए, मैं आपको देखो समझाता हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर तो अपने मम्मी डैडी को समझा ले गए, सब बोलो तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर आता है, ठीक है। उनको पकड़ो, पापा बैठिए पास में, आप टीवी भी मत देखिए, मैच छोड़िए, IPL छोड़िए, कुछ मत देखिए, मेरे पास बैठिए और समझिए, मैं समझाता हूँ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अगर आप उनको समझा ले गए इसको मतलब ऑर्डर पेयर आपको आता है, ठीक है। तो ए पेयर इन विच ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जाम्पल मोजे जूते, ऐसे बहुत सी चीजें, ठीक है ठीक है। लिखो जल्दी लिखो इसको। चलो आगे बढ़े। देखो अब बच्चों क्या होता है, जरा इस बात को समझिए। है ना, देखो इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। देखो जैसे कि मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर है A1, A2, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है B1, B2। मान लो ये आपस में इक्वल है, मान लो, मान लिया ये आपस में इक्वल है। क्या? A1, A2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, B1, B2 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। मैंने कहा मान लो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ध्यान देना बच्चों, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर आपस, देखो ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा ऐसे लिखते हैं A, B या X, Y, कुछ भी लिखो, या अल्फा, बीटा, है ना, बिल्कुल वही सेम तरीका है। तो अगर मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला पहले के इक्वल होगा, A1 बराबर B1 होगा, एंड दूसरा दूसरे के इक्वल होगा, A2 बराबर B2 होगा। हमेशा याद रखो A1 बराबर A2 एंड ये बात ध्यान रखना, बीच में क्या है, एंड और नहीं, एंड। और ये एंड और का चक्कर ये तुमको मैं बहुत बार समझा चुका हूं, पहले भी ध्यान रखना बेटा।
हो सकता तुम 11 में पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से वो ये जानते हैं कि एचडी सर एंड और को बहुत क्लियर करके समझा चुके हैं पहले भी। खैर कोई बात नहीं, मैं भी फिर समझा दूंगा, परेशान नहीं होना। देखो ध्यान दो, क्या इसका मतलब होता है अभी हम समझेंगे। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, हमसे कहा गया कि फाइंड x एंड y इफ एक ऑर्डर पेयर दिया गया है 2x - 1, 4 इक्वल टू दूसरा ऑर्डर पेयर है 3, है ना 2y 3, y खाली y है। ठीक है, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर ये है, दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं। तो मतलब देखो क्या हुआ, मतलब देखो बेटा ये हुआ कि अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो पहला पहले के इक्वल होगा, मतलब 2x - 1 बराबर 3, और दूसरा दूसरे के इक्वल होगा 4 बराबर y। देखो एंड है बीच में, एंड यहां से देखो 2x बराबर क्या हुआ 4 एंड 4 बराबर y, तो x का वैल्यू क्या हुआ 2 एंड y बराबर 4। तो ये x और y आ गया, x आ गया और क्या आ गया बोलो y आ गया, x बराबर 2 आ गया एंड y बराबर 4 आ गया। बात समझे, कोई टेंशन नहीं, कर लिया हमने, पहले को पहले के इक्वल करना, दूसरे को दूसरे के इक्वल करना हमेशा, तो उससे जो वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। देखो सवाल थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों। देखो मान लिया मैंने क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि फाइंड x इफ x, 2x - 1 इक्वल टू 2, 4। अब मैंने कहा x बताइए, खाली x है। देखो एक ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर ये, दोनों को इक्वल कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट के इक्वल हो गया, तो x बराबर 2 हो गया, एंड सेकंड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो x बराबर 2 हो गया, एंड देखो यहां से x क्या आएगा, यहां से x आएगा 5/2। तो अब x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, तुम कहोगे सर x की दो वैल्यू आ गई, ना ना ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। आप कहोगे सर x की ये दोनों वैल्यू आ गई, नहीं, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, x की दो वैल्यू नहीं आई, इन दोनों का एंड का मतलब इनका इंटरसेक्शन। देखो जैसे अगर मैं एक सेट A ले लूं उसमें 2 कर दूं, और एक सेट B ले लूं उसमें मैं 5/2 कर दूं, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये। अब अगर मैं तुमसे कहूं A और B का इंटरसेक्शन बताइए तो क्या आएगा 5। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज, मैंने बताया बेटा इसको पढ़ने से पहले सेट को पढ़ लो। तो मतलब यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 5, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन हो तो कुछ लो। तो एक सेट में 2 रखो, एक सेट में 5/2 रखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया नो वैल्यू ऑफ x। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा यहां वेरिएबल अलग अलग थे, यहां एक x था एक y था, उसको ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। अलग अलग चीजों का इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, इंटरसेक्शन तभी निकालते हैं जब दो चीजें सेम नेचर की हैं। यहां पर दोनों x थे तभी उनका इंटरसेक्शन निकाला, यहां पर एक x था एक y था, तो उनको ऐसे ही लिख के छोड़ना होगा, ध्यान देना, उनको ऐसे ही x और y ऐसे ही आ गया, ये इनको लिख के छोड़ना होगा हमें, यही हमारा आंसर आ गया। जबकि यहाँ पर दोनों सेम वेरिएबल हैं, इसीलिए है ना, ये हमारे क्वेश्चन का यहाँ आंसर है। जबकि यहाँ पर आंसर क्या आया, नो वैल्यू ऑफ x। ये मत कहना कि x की दो वैल्यू आ गई ना, x की दो वैल्यू नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर एंड है। हाँ अगर यहाँ और होता, और का मतलब इन दोनों का यूनियन लेते तो यूनियन में दोनों वैल्यू आ जाती। अगर यहाँ पर और होता ना तो हम कहते हमें x के दो आंसर मिल गए, अगर और होता तब, क्योंकि और में क्या लेना होता है, यूनियन। तो अगर एक A ये है और एक B ये है तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी ना, बोलो। लेकिन यहाँ तो एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कुछ कॉमन हो तो लो, कुछ कॉमन नहीं, इसलिए आंसर 5। बात समझे, तो ध्यान रखना बेटा, एंड और का खेल बड़ा अजीब खेल है ये,
ये दुनिया है बेटा, दुनिया के खेल बड़े अजीब होते हैं, नए नए खुलियाँ खेल खेलती है, नई नई चीज़ें चलो खैर कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, अभी तो खैर मैथ्स भी खेल के लें थोड़ा सा। अच्छा देखो, अब जैसे मान लो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड एक्स इफ x कॉमा एक्स स्क्वायर बराबर 2,4। सोचो, अब देखो क्या हुआ, फिर से समझो, x को x के इक्वल किया एंड x स्क्वायर को 4 के इक्वल किया, ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड को सेकंड के इक्वल। देखो x की वैल्यू 2 एंड x बराबर क्या हो गया, +-2, ध्यान दीजिए +-2। अब सोचो एंड का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे इसमें 2 है, मान लो एक सेट में 2 है और दूसरे सेट में क्या है 2 और -2, दो चीजें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, जैसे यहाँ 2 यहाँ 2 और -2, तो कॉमन क्या आया 2। तो मतलब इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो x की जो कॉमन वैल्यू है वो 2 होगी और वही हमारे सवाल का आंसर होगी। x बराबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस समझे। अब इन दोनों में देखो हमें इंटरसेक्शन मिल गया, कॉमन मिल गया, तो कॉमन मिल गया वही सवाल का आंसर। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए आंसर क्या आ गया था 5, नो वैल्यू ऑफ x। तो बात समझे। तो अच्छा यही चीज जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही चीज आती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट आता है। और हाँ, अगर ये वेरिएबल अलग अलग हो तब कोई समस्या नहीं, तब तो x अलग लिखो y अलग लिखो। देखो जैसे लिखते हैं, इसको भी लिखो जल्दी से बच्चों, इसको एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमें किया जाए कि फाइंड x एंड y इफ x + y - 1, 4 इक्वल टू 3, x - 2y। देखो x और y चाहिए, तो देखो दो ऑर्डर पेयर बराबर हैं, पहले को पहले के बराबर करो, x + y - 1 बराबर 3, ठीक है, और दूसरे को दूसरे के बराबर करो, तो 4 बराबर x - 2y। बस समझे। अब ये दो इक्वेशन है, देखो बीच में एंड है, एंड है, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चों, जैसे ये दो इक्वेशन है, एक्चुअली क्या होता है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये एक्स वाई में जो इक्वेशन होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये भी दूसरी इक्वेशन है, ये भी दूसरी स्ट्रेट लाइन है। एक्स वाई में कोई भी इक्वेशन जो है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आप 10th क्लास में पढ़ते थे ना, वो एक टॉपिक था आपका यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वगैरह था ना एक टॉपिक, जिसमें आप इक्वेशन को ड्रॉ करते थे पहले, फिर देखते थे कितनी इक्वेशंस आंसर आए, तो वही चीज है। तो जब दोनों इक्वेशन के बीच में एंड है, तो एंड का मतलब हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मतलब एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एंड है ना। तो ध्यान रखना, जब भी दो इक्वेशन के बीच में एंड है ना, तो एंड का मतलब होता है कि हमें उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा एक्स वाई जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, ऐसा एक्स वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा एक्स वाई क्या होगा, ऐसा एक्स वाई उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मतलब हमें इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका वही, एक्स वाई की वैल्यूज निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं,
मान लो ये क्या है x प्लस वाई, इसको उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बोलो, ये है x माइनस 2y बराबर 4, इसको ऐसे लिख लिया, इसको उधर ले गए तो 4 हो गया, इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो यहां से x और y चाहिए तो माइनस कर दो, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, देखो ये हो गया अपना x कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 3y, 4 4 कैंसिल तो 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना, y की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 0 इसमें रख दो, तो क्या बचा बोलो, x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर 4 हो गया। तो देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 4,0, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलो भाई x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, है ना। तो अब यही क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जब दो इक्वेशन के बीच में, जैसे ये दोनों x y की इक्वेशंस हैं, तो इनके बीच में एंड है, तो एंड का मतलब इनका हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। केवल ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, 4 जो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ध्यान दो, अगर इन दो इक्वेशन के बीच में और होता, मान लो एक इक्वेशन देखो ये है, इसको ऐसे लिख सकते ना, ये और ये सेम बातें हैं, ये और ये दोनों सेम बातें ही तो है ना। मान लो ये इक्वेशन है और इसके बीच में और होता, तो अब देखो ध्यान दो, अगर इनके बीच में और होता ना, और तो और का मतलब अब हमें वो सारे पॉइंट चाहिए जो इस पर लाई करते हैं या इस पर लाई करते हैं। अब हमें मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए और वो सारे पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पर है या इस लाइन पर। देखो जैसे समझो ध्यान से, मान लो ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी पहली लाइन है मान लो, और ये हमारी दूसरी लाइन है, तो ये मान लो पहली लाइन है, ये मान लो दूसरी लाइन है। अब देखो एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या है 4 0, ठीक है। अच्छा अब जैसे मान लो अगर हम इसमें x को 3 y को 1 ले लें, तो जैसे मान लो 3 1 पॉइंट ये इस पर आएगा, x को 3 y 1 ले, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मान लो x को 2 y को 2 ले लें, वो भी सेटिस्फाई करेगा, देखो 2 2। ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे और वो इस लाइन के ऊपर होंगे। 3 1 है, 2 2 कुछ भी ले लें, मान लो 5 1 ले लें, तब भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अब मान लो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन पे बहुत से पॉइंट होंगे, जैसे कि मान लो मैं x को 2 और y को -1 ले लूं, x को 2 ले लूं, y को -1, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब अब देखो ये सारे ही पॉइंट्स इसके आंसर होंगे, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जो इस पर आए या इस पर आए। तो मतलब जो सारे पॉइंट्स फर्स्ट लाइन पर आ रहे हैं वो भी इसका आंसर होंगे, और वो सारे पॉइंट जो सेकंड लाइन पर आ रहे हैं वो भी इसका आंसर हो रहे हैं, और हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसका आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पर ही आ रहा है। बात समझे ना। तो अब इसके आंसर इनफाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट। इस पहली लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स इसके आंसर होंगे, दूसरी लाइन पर लाई करने वाले भी सारे पॉइंट्स इसके आंसर होंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसका आंसर होगा। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इनफाइनाइट x एंड y अब आपको मिल जाएंगे। जबकि जब इनके बीच में एंड था तो इकलौता आंसर था, अकेला आंसर यूनिक x एंड y था। यूनिक का मतलब इकलौता अकेला x और y था, क्योंकि इनके बीच में एंड था और इनके बीच में और है। इक्वेशन वही है लेकिन एंड और से बड़ा अंतर पड़ गया। इक्वेशन वही है लेकिन एंड और से बड़ा अंतर पड़ गया। एंड का मतलब केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, और का मतलब वो सारे पॉइंट चाहिए जो इस पर हैं या वो इस पर हैं। तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि इस पर बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। आप x को 0 ले लो, y 4, x को 1 ले लो तो y 3, x को 2 ले लो तो y 2, x को 4 ले लो तो y 0, x को 5 ले लो तो y -1। बहुत से पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स। बात समझे ना। तो ये एंड और का खेल है बच्चों। तो आज बच्चों हम लोगों ने रिलेशंस एंड फंक्शन के पहले वीडियो में ये समझा आखिर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कैसे करते हैं, और एंड और का खेल उसमें क्या होता है।
ठीक है। तो मैंने बता दिया बेटा कि इसमें हम लोग रिलेशंस और फंक्शन, ये जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो 11 क्लास के लिए पढ़ेंगे। 11 क्लास के एनसीईआरटी के सारे सवाल आप कर लेंगे, लेकिन आईआईटी के लिए अगर पढ़ना है तो फिर 12th का फंक्शन का प्लेलिस्ट भी हमको डिटेल से देखना होगा। हालांकि इसमें भी मैं आपको जो डोमेन और रेंज के सारे सवाल हैं वो मैं यहाँ पर करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप 12th का फंक्शन भी देख लें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।